हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा दीक्षा हिंदी क्लासेज में आपकी हिंदी टीचर सोनम है। आज मैं आपके लिए वेस्ट बंगाल एसएलएसटी हिंदी टीचर का जो एग्ज़ाम होने वाले उसके सिलेबस में लगा हुआ भारतेंदु भारतेंदु जी का जो है जीवन परिचय से इम्पोर्टेंट और नोट्स और जो है नवजागरण से कुछ जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको ज़रूर देखें, है ना। और ये जो क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ ये किसी न किसी एग्ज़ाम में जो है पूछा ही गया है। तो चलिए पढ़ते हैं आज का जो इम्पोर्टेंट क्लास। सबसे पहले भारतेंदु जी का जो है जीवन परिचय जानते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का हिंदी साहित्य में क्या योगदान है यह जानते हैं। भारतेंदु युग का उदय जो है हिंदी कविता के लिए नवीन जागरण के रूप में होता है ना। इसे जो है भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। आचार्य शुक्ल ने जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के रचना काल को जो है अपने दृष्टि में रखते हुए ना संवत 1925 से ना 1900 संवत याद रखिएगा, संवत है 1925 से 1950 की अवधि को नई धारा या प्रथम उत्थान अपने उन्होंने पुस्तक में लिखा हुआ है ना। भारतेंदु युग को कहा है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं भारतेंदु जी का जन्म कब हुआ था। तो भारतेंदु जी का जन्म यहाँ देखिए, भारतेंदु जी का जो है जन्म कब हुआ था। भारतेंदु जी का जन्म जो है 1850 में हुआ था। उनकी मृत्यु 1885 में हुआ था। मतलब कुल कितने वर्ष जिए तो 35 वर्ष। 35 वर्ष में उन्होंने जो हिंदी साहित्य में इतना बड़ा व्यापक संसार उन्होंने क्या किया, रच डाला, है ना। आगे देखिए उनके पिताजी का नाम क्या था। उनके पिताजी का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास जी था। और अपने पिताजी द्वारा रचित नाटक को ना नहुस नाटक को उन्होंने जो हिंदी का पहला नाटक माना है। किन्होंने माना है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी का पहला नाटक नहुस को न माना है, जिसे जो इसके द्वारा रचित था तो गोपाल चंद्र गिरधर दास जी द्वारा रचित था ना, भारतेंदु के पिताजी द्वारा। माता का नाम पार्वती देवी था, ठीक है। आगे देखिए ना भारतेंदु जी द्वारा ना 1868 में कवि वचन सुधा ना, तो ये हमेशा आपको याद रखने वाला है। कवि वचन सुधा का संपादन ना 18 कब हुआ तो 1868 में। 1873 में जो है हरिश्चंद्र मैगजीन, 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन, 1868 में कवि वचन सुधा, है ना, का जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जो है संपादन किया। फिर यही हरिश्चंद्र मैगजीन को जो है 8 माह के बाद ही उन्होंने 1874 में हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया, ठीक है। कब किया तो 1874 में, याद रखेंगे। उन्होंने भारतेंदु जी ने स्त्रियों की शिक्षा के लिए इन्होंने जो है स्त्रियों की शिक्षा के लिए बाला बोधिनी पत्रिका निकाली। ये भी हमेशा पूछा जाता है, बाला बोधिनी पत्रिका का विषय क्या है, तो आप बोलेंगे स्त्रियों की शिक्षा के लिए उन्होंने बाला बोधिनी पत्रिका निकाली थी ना। इस तरह से या फिर इस तरह से पूछा कि स्त्रियों की शिक्षा के लिए उन्होंने कौन सी पत्रिका निकाली थी, तो बाला बोधिनी पत्रिका निकाली थी, ठीक है। ऐसे भी पूछ सकते हैं। आगे देखिए दशरथ बिलाप का तथा फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में रचित कविता है। तो याद रखेंगे, अगर पूछे भारतेंदु जी द्वारा रचित खड़ी बोली में कविता कौन सी है तो क्या बोलेंगे, दशरथ बिलाप तथा फूलों का गुच्छा भारतेंदु जी द्वारा रचित खड़ी बोली में क्या है, कविता है, ठीक है, रचित। आगे देखिए 1882 ईस्वी में मिस्र में तत्कालीन भारतीय सेना की विजय पर इन्होंने वैजयंती विजय जयंती नामक कविता भी लिखी थी, ठीक है। आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं नवजागरण युग की प्रवृत्ति। क्या पढ़ते हैं, नवजागरण युग की प्रवृत्ति, ठीक है। ये देखिए नवजागरण युग की प्रवृत्ति, इसमें पहला क्या है, राष्ट्रीयता की भावना, है ना। तो नवजागरण युग में जितनी भी जो है काव्य रचना किया गया ना, तो देश प्रेम से क्या देश प्रेम से जो है देश प्रेम की भावना से की गई, है ना। क्योंकि उस समय क्या था, हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था, है ना। तो अंग्रेजों के जब अधीन था तो जितने भी लेखक या कवि हुए वे जो है क्या अपने रचनाओं में, अपनी काव्य रचना के संसार में उन्होंने जो है क्या अपनी देशभक्ति जो है क्या की रचना किया, है ना, ताकि जो है क्या हो जो है ताकि जो है हमारे देश के लोगों में जो है देश के प्रति उनमें देशभक्ति जागे और जो क्या सब लोग एकजुट होकर अंग्रेजों को जो है अपने देश से क्या कर सके, अपने देश से जो है भगा सके, है ना। तो वही बोल रहा है कि इस युग में जो है नवजागरण युग में जो है ना, जैसे भारतेंदु जी ने वैजयंती विजय कविता लिखी है ना। प्रताप नारायण मिश्र ने महापर्व, है ना। और जो है प्रेमघन ने
हर्षादर्श, है ना, और राधा कृष्ण दास जी ने भारत 12 मास इत्यादि कविताएं देश प्रेम से ओतप्रोत थी ना। भारतेंदु जी की एक कविता में एक उदाहरण भी मिलता है। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा किया गया शोषण का वर्णन किया है कि भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, ना तन मन धन मुँह से। तो इस तरह से जो उन्होंने जो अंग्रेजों का किया है, शोषण का वर्णन किया है ना, किस तरह से अंग्रेज जो है हमारे देश को क्या कर रहे हैं, लूट रहे हैं ना। तो उस समय में जो है नव जागरण युग में राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर काव्य रचना की गई। आगे देखिए, समाज की दुर्दशा का चित्रण तथा सामाजिक चेतना ना। कवियों ने जो सामाजिक जीवन की उपेक्षा न करके जनता की समस्याओं की ओर ध्यान दिया ना। भारतेंदु युग में या फिर नवजागरण युग में जो है नारी शिक्षा, विधवाओं की दुर्दशा, अस्पृश्यता आदि को लेकर सहानुभूतिपूर्ण कविताएं लिखी गई है ना। और इन कवियों ने जो है अपने कविताओं में इसका विषय बनाया है ना। जैसे में भारतेंदु जी ने भारत दुर्दशा एक नाटक लिखा है, जिसमें धर्म की संकीर्णता पर जो है इन्होंने बहुत विरोध इसमें किया है ना। तो इस तरह से था, समाज की दुर्दशा का चित्रण भी किया गया है। तीसरा है प्रकृति चित्रण, है ना। तो भारतेंदु के कवियों ने प्रकृति का स्वच्छंद वर्णन किया है। बसंत ऋतु हो, वर्षा ऋतु हो, शरद ऋतु हो, इत्यादि ऋतुओं का जो है बहुत सुंदर मनोहारी चित्रण उन्होंने अपनी कविताओं में किया है। ठीक है, आगे चलते श्रृंगारिकता ना। तो भारतेंदु जी के कवियों ने श्रृंगार का जो है विशद वर्णन किया है ना। इन्होंने जो है राधा कृष्ण की प्रेम लीला का ना सुंदर वर्णन किया है अपनी कविताओं में, है ना। जैसे भारतेंदु जी की कई कविताएं हैं, जैसे प्रेम सरोवर है, प्रेम माधुरी है, जिसमें श्रृंगार का बहुत ही सुंदर वर्णन हुआ है। ठीक है, आगे देखिए भाषा एवं शैली, है ना। तो भारतेंदु जी ने जो है, या भारतेंदु युग में कह सकते हैं कि भाषा शैली जो है मुक्तक और गीति शैली का प्रयोग हुआ है या नवजागरण काल में, है ना। तो इसके अतिरिक्त खड़ी बोली ना, खड़ी बोली पर भारतेंदु जी ने बहुत जोर दिया है ना। सभी कवियों से ना खड़ी बोली का प्रयोग करें ना, उन्होंने आग्रह किया है ना। अरे इस युग में कवियों ने सामूहिक समस्याओं पर भी ना काव्य लिखे हैं, है ना। तो इस तरह से नवजागरण युग की जो है प्रमुख प्रवृत्तियाँ थी। आगे जानते हैं भारतेंदु जी की जो है, ये हमेशा क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने ये नोट्स लिया है कि भारतेंदु जी के मौलिक नाटकों की जो है मौलिक नाटकों की संख्या कितनी थी ना। तो भारतेंदु जी के मौलिक नाटकों की संख्या कितनी थी, 8, और अनुदित नाटकों की संख्या 7 थी। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है ना कि मौलिक नाटकों की संख्या कितनी है, अनुदित नाटकों की संख्या कितनी है। तो मौलिक की 8 है और अनुदित नाटक की संख्या कितनी है, 7 है। अब चलते हैं प्रश्नोत्तर की ओर। भारतेंदु और हिंदी नवजागरण से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर मैं लेकर आई हूँ। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न के। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को नए मार्ग पर खड़ा किया। वे नए साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे। यह कथन किस विद्वान का है? देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल, बी है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सी है डॉक्टर नगेंद्र, डी है रामविलास शर्मा। तो यह कथन किस विद्वान का है? तो सही आंसर क्या होगा इसका? आचार्य शुक्ल। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को नए मार्ग पर खड़ा किया और नए साहित्य के नए युग के क्या थे? प्रवर्तक थे। यह कथन आचार्य शुक्ल का है। आचार्य शुक्ल का कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है। आचार्य शुक्ल का बुक तो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो मैंने ये वहाँ से प्रश्न लिया है। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए साहित्य में नव जागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन थे? नव जागरण का ना सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन है ना। आगे देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं। लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट और डी राजा शिव प्रसाद ना। तो नव जागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम क्या है? भारतेंदु युग का एक अन्य नाम क्या है ना। तो चलिए क्या है ना, ऑप्शन पढ़ते हैं। प्रगति प्रयोग काल, बी जागरण सुधार काल, सी है पुनर्जागरण काल और 9 है सामंत काल, 9 सामंत काल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारतेंदु युग का ना एक अन्य नाम है पुनर्जागरण काल। अभी मैंने आप लोगों को कहा कि पुनर्जागरण काल भी भारतेंदु युग को कहा जाता है। ठीक है, पुनर्जागरण काल। निम्नलिखित में से कौन हिंदी साहित्य के पिता के रूप में जाने जाते हैं? चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य के पिता ना, हिंदी साहित्य के पिता के रूप में जाने जाते हैं। मैंने बताया ना, हिंदी साहित्य के पिता के रूप में कौन जाते हैं? इसका ऑप्शन देखिए। ए नंबर में मैथिली शरण गुप्त, बी में भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी में रामधारी सिंह दिनकर, डी में महावीर प्रसाद द्विवेदी।
तो मैं निम्न में से कौन हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ना। हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है क्या किए जाते हैं? जाने जाते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर ना। आपका प्रश्न नंबर देखिए कौन सा है? 5वां ना। भारतेंदु के, है ना, भारतेंदु के हिंदी योगदान का स्वरूप है। ये देखिए भारतेंदु, ये देखिए, रुकिए, भारतेंदु के हिंदी योगदान का स्वरूप है। 5वां प्रश्न ये है, भारतेंदु के हिंदी योगदान का स्वरूप है ना। तो ऑप्शन देखते हैं। ए नंबर में स्वयं रचनाएं लिखकर, बी समाचार पत्र निकालकर, सी है भारतेंदु मंडल का गठन करके, डी है इनमें सभी साधनों के माध्यम से ना। भारतेंदु जी ने जो हिंदी योगदान का स्वरूप दिया है वह इसमें से कौन सा आपको सही लगता है? ऑप्शन स्वयं रचनाएं लिखकर, सिर्फ हिंदी में जो उन्होंने अपना इतना बड़ा योगदान दिया है उन्होंने सिर्फ स्वयं रचनाएं लिखकर की है। बी ऑप्शन देखिए, या फिर सिर्फ समाचार पत्र निकालकर, या सी फिर भारतेंदु मंडल का जो है गठन करके उन्होंने अपना योगदान दिया है, या फिर डी इनमें से सभी साधनों का उपयोग करके। तो आप लोग सही आंसर जानते ही होंगे। भारतेंदु जी ने जो है हिंदी में योगदान रचनाएं भी करके दी है, अपनी समाचार पत्र निकाल कर दिया है, भारतेंदु मंडल का गठन करके दिया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इन सभी साधनों के माध्यम से जो है भारतेंदु जी ने हिंदी में जो है अपना योगदान दिया है ना। आगे चलते हैं 6ठे प्रश्न की ओर ना। हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 से 1900 ईस्वी के काल को किस नाम से अभिहित करते हैं ना। ये देखिए, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन इसका ये देखिए, ए नंबर में द्विवेदी युग, बी में भारतेंदु युग, सी में शुक्ल युग, या डी में छायावादी युग ना। तो 1850 से 1900 ईस्वी के काल को किस नाम से जो है अभिहित किया जाता है? तो मैंने अभी बताया भी था, 1850 से जो है 1900 ईस्वी के काल को किस नाम से जाना जाता है? भारतेंदु युग ना, क्योंकि 1850 में ही भारतेंदु युग का जन्म हुआ था ना। तो इसलिए उस समय को भारतेंदु युग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी इस पंक्ति के लेखक हैं, है ना। इस पंक्ति के लेखक है ना। आगे तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब बताइए। ये देखिए, ऑप्शन पढ़िए। इसका सही जवाब है ए है रामचंद्र शुक्ल, है ना, बी है राम कुमार वर्मा, है ना, बी है राम कुमार वर्मा ना, और सी है शिवदान सिंह चौहान, और डी है रामविलास शर्मा, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। तो इसका सही जवाब होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आगे चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर। ये देखिए 8वां प्रश्न क्या है? 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान किस पत्रिका ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया ना। हिंदी गद्य के विकास में, है ना, ध्यान से पढ़िए, हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया। ऑप्शन है क्या? ए कविवचन सुधा, बी है कल्पना, सी है सारिका, और डी है धर्मयुग। तो हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा है कि भारतेंदु जी ने जो है कविवचन सुधा का ना पत्रिका का जो है क्या किया था? संपादन किया था। क्यों? हिंदी गद्य के विकास में। तो कौन सा आंसर इसका सही जवाब क्या होगा? कविवचन सुधा। क्या होगा? कविवचन सुधा। ठीक है, आगे चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। भारतेंदु जी ने अपनी किस पत्रिका में स्त्री शिक्षा का वर्णन किया है? ये मैं बता चुकी हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आए हुए हैं। तो इसका चलिए अब ऑप्शन पढ़ते हैं। ए है कविवचन सुधा, बी है बाला बोधिनी, सी है हरिश्चंद्र मैगजीन, और डी है हरिश्चंद्रिका। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आप जानते ही होंगे, है ना। इसका सही जवाब होगा बाला बोधिनी पत्रिका ना। स्त्री की शिक्षा का वर्णन, इसमें स्त्रियों के लिए उन्होंने जो है बाला बोधिनी पत्रिका निकाली ना। आगे चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। भारतेंदु जी द्वारा रचित ना या मौलिक नाटकों की संख्या कितनी है? भारतेंदु जी की मौलिक नाटकों की संख्या कितनी है ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये देखिए, ऑप्शन है ए नंबर में 10, बी नंबर में 7, सी नंबर में 8, और डी नंबर में 11, है ना। तो देखिए, चलिए बताइए, इसका सही जवाब होगा 8। मौलिक नाटकों की संख्या
क्या है 8 है, और अनुदित, अनुदित क्या, अनुदित नाटकों की संख्या कितनी है, तो याद रखेंगे हम लोग 7। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर अवश्य करें और मुझे कमेंट में बताएं, हाँ, कि मैं और किस तरह से वीडियो आपके लिए ला सकती हूँ, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो थैंक यू एवरीवन, आज के लिए इतना ही।